सास तो बस नाम से ही बदनाम है। दिल जोरों से धड़क रहा था। रचना नीचे नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। सामने बैठी राघव की माँ विमला जी बोली, हमें लड़की पसंद है मालती जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बोलकर वे लोग जाने के लिए खड़े हो गए। रचना की माँ मालती जी ने हंसकर उन्हें विदा किया। उनके जाते ही रचना बोली, कितनी देर से साड़ी पहनकर बैठी हूँ मम्मी, इतनी गर्मी में। क्या यार मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी वादी। जब देखो कोई ना कोई लड़का और उसकी माँ को घर बुलाते रहते हो। आपको तो मुझे प्रदर्शनी में लगा देना चाहिए ताकि मुझे अच्छा पति मिल जाए। कहकर रचना साड़ी बदलने चली गई। रचना कपड़े बदलकर अपना नाइट ड्रेस पहनकर बैठ गई। मालती जी रचना के पिता रमेश जी से बोली, मुझे राघव और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हो रमेश जी? रमेश जी बोले, मालती, मुझे भी घर परिवार और लड़का अच्छे लगे। अब रचना पर सब कुछ है। पहले 6 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है, बस इस बार हाँ कह दे। रचना, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तुम अगर इसी तरह सभी रिश्तों को ना कहती रही तो वह वक्त दूर नहीं कि तुम कंवारी ही रह जाओगी। बस अब कुछ मत बोल, इस रिश्ते को हाँ कर दे। तेरी शादी देखने की बड़ी तमन्ना है दिल में, और कहीं उससे पहले मुझे कुछ हो गया तो। मालती जी ने कहा। रचना ने मालती जी की बात काटते हुए कहा, मम्मी ऐसे अशुभ शब्द क्यों बोलती हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। और रचना ने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दी। राघव और रचना की फोन पर ढेरों बातें होने लगी। दोनों अब डेट पर भी साथ जाने लगे। राघव तो रचना को पसंद आ गया था, मगर सास के लिए उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन रचना राघव से बोली, राघव, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ ताकि शादी से पहले मैं उन्हें भी समझ पाऊँ। राघव बोला, रचना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है। मेरी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी ही है, हंसमुख और मिलनसार। माँ से मिलकर क्या बात करना चाहती हो? रचना बोली, राघव, मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि वे अपनी बहू के बारे में क्या अपेक्षा रखती हैं, ताकि कल के दिन मुझे उनके साथ सामंजस्य बैठाने में आसानी हो, क्योंकि मुझे कल के दिन रहना तो उनके साथ ही है ना। राघव ने रचना को अपनी माँ का नंबर दे दिया और बोला, यह लो मम्मी का मोबाइल नंबर और तुम उनसे किसी भी वक्त बात कर सकती हो। रचना ने जब घर आकर अपनी माँ मालती को बताया कि वह अपनी सासू माँ से मिलकर शादी से पहले ही सारी बातें क्लियर कर देगी ताकि उसकी हालत शादी के बाद उसकी रश्मि दीदी जैसी ना हो, यह सुनते ही मालती जी भड़कते हुए बोली, यह लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद इसे एक लड़का पसंद आया है। इतना अच्छा रिश्ता अपने ही हाथों से खोने चली है। भला कोई लड़की शादी के पहले अपनी ही सासू माँ से सवाल करे तो क्या सासू माँ ऐसा रिश्ता बरकरार रखना चाहेंगी? विमला जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि क्या यही संस्कार दिए हैं हमने अपनी बेटी को? शादी से पहले अगर कोई लड़की अपनी सास से अपनी आज़ादी के बारे में सवाल पूछे तो कौन सास उस बहू को स्वीकार करना चाहेगी? रचना फिर भी अपनी बात पर अटल रही और उसने अपनी बड़ी बहन रश्मि को फ़ोन करके सब बताया। रश्मि फ़ोन रखकर अपने अतीत के गलियारे खो गई। रश्मि और विनय का जब रिश्ता तय हुआ कितनी खुश थी रश्मि शादी के पहले जॉब करती थी। उसने जब विनय से कहा था कि वह शादी के बाद भी इसी तरह जॉब करती रहेगी तो विनय ने भी उसे सांत्वना देते हुए कहा था कि उसके घर में बहुओं को जॉब करने की छूट तो नहीं है, मगर वह अपनी माँ को मना लेगा। शादी के बाद रश्मि की सास कंचन जी ने सबसे पहले चीज़ रश्मि की छुड़वाई, वह थी उसकी नौकरी। विनय की भी अपनी माँ के आगे एक न चली। कंचन जी बोली, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, और यदि तुम नौकरी पर जाने लगी तो घर का काम कौन करेगा? हमारा परिवार भी नामी परिवारों में से एक है और
अगर यहाँ की बहुएं नौकरी करने लगी तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। रश्मि को घर में पूरे दिन साड़ी में रहना पड़ता था, क्योंकि कंचन जी को बहू का सलवार सूट पहनना गवारा नहीं था। पूरे दिन रश्मि साड़ी में रहती, भले ही बाहर कितनी गर्मी का मौसम ही क्यों ना हो। उसे बहुत बार मन करता कि वह कॉटन के सलवार सूट पहने, ताकि गर्मी में उसे रसोई में काम करने में दिक्कत ना आए। मगर सासू माँ के सामने जब भी वह कुछ बोलने जाती, सासू माँ उसे चुप करा देती और कहती, बहू अचानक से कोई मेहमान आ गया और वह तुम्हें सलवार सूट में देखेगा तो हमारी नाक कट जाएगी। एक एक करके रश्मि की सारी इच्छाएं सासू माँ के अरमानों तले दबकर रह गई। कंचन जी रश्मि के सुबह 6 बजे उठने पर भी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी, बहू सुबह 5 बजे उठ जाया करो और फिर नहा धोकर रसोई संभाला करो। तुम्हारे देरी से उठने की वजह से सारे कामों को देरी हो जाती है। वैसे भी 6 बजे उठकर भी सारा काम रश्मि को अकेले ही करना होता था। फिर भी पता नहीं कंचन जी को रश्मि के 6 बजे उठने में क्या दिक्कत थी। कंचन जी रश्मि के मायके वालों से भी हमेशा चिड़ी हुई रहती, जिस वजह से रश्मि के घर उसके मायके वालों का आना के बराबर हो गया था। रचना को अपनी दीदी रश्मि की सास पर बड़ा गुस्सा आता और वह कहती, दीदी आप अपनी सास को कुछ कहती क्यों नहीं? उन्होंने आप पर कुछ ज़्यादा ही रोक टोक लगा कर रखी है। क्या बहुओं की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? इस तरह तो जेल में कैदी को भी नहीं रखा जाता होगा, जिस तरह आपकी सास आपको रखती। रश्मि कहती, रचना मैंने सारे साम दंड भेंट सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मगर मेरी सासू माँ टस से मस नहीं होती। उन्हें बहू की भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। यही सब सहते सहते एक दिन वह भी आ गया, जब रश्मि ने घर वालों को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी। फिर भी कंचन जी ने रश्मि की इन दिनों में भी कोई फिक्र नहीं की। रश्मि जैसे पहले काम करती थी, वैसे ही इन दिनों में भी काम करती रही। रश्मि और रश्मि, तुमने अब तक चाय नहीं बनाई? कंचन जी की आवाज़ से रश्मि की तंद्रा टूटी और वह चाय बनाने रसोई में चली गई। चाय बनाकर रश्मि कंचन जी से बोली, मुझे आज मार्केट जल्दी जाना है मम्मी जी, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे काम हैं। प्रेस वाले भैया की दुकान पर जाकर हिसाब भी करना है। दूध और फर वाले भैया को भी महीने के पैसे देने हैं और मेरी साड़ी जो फॉल लगवाने दी है वह भी मार्केट से लानी है। मुझे आने में ज़रा देर हो जाएगी, इसलिए मुन्ने को भी साथ ले जाती हूँ, वरना यहाँ वह आपको परेशान करेगा। कंचन जी ने भी हामी भर दी। रश्मि ने जल्दी से ऑटो लिया और अपनी माँ के घर गई। अपने मायके जाकर वह अपनी माँ मालती जी से बोली, मम्मी रचना को अपनी सास से बात करने दो, वरना कल के दिन कहीं उसके भी हाल मेरे जैसा ना हो जाए। विनय ने मुझसे शादी से पहले यही कहा था कि वह शादी के बाद सब संभाल लेगा। मुझे मेरी इच्छाओं को नहीं मारना पड़ेगा, मगर उसके विपरीत मेरे साथ सब कुछ उल्टा हुआ। रचना वैसे भी मेरी यह हालत देखकर डरी हुई है। अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन का भी हाल शादी के बाद मेरे जैसा हो। मालती ने भी बड़ी बेटी की बात मान ली और बोली, शायद मैं ही गलत कह रही थी। शादी के बाद कोई रिश्ता बोझ बन जाए, उससे पहले ही उस रिश्ते को मुक्त कर देना चाहिए, वरना वह बोझ पूरी उम्र ढोना पड़ता है। रचना
रश्मि के गले लगकर बोली, दीदी आप भी इतने सालों से अपने परिवार वालों के हिसाब से चलती आई हैं, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में ही होती है। रश्मि को रचना की बात बिल्कुल सही लगी और वह बोली, आज तू अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ रचना, फिर मैं भी अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ लूंगी। रचना की बातों से रश्मि को भी हौसला मिला था। रचना ने अपनी सास विमला जी को फ़ोन किया और बोली, मम्मी जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। विमला जी ने रचना को अपने घर बुला लिया और बोली, बहू तुम शादी से पहले भी अपने ससुराल आ जा सकती हो, इसलिए यहीं चली आओ। रचना अपने होने वाले ससुराल पहुंची तो विमला जी ने उसे प्यार से अपने पास सोफे पर बिठा लिया और बोली, कहो बहू क्या कहना चाहती हो। रचना बोली, मम्मी जी मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि शादी के बाद आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। विमला जी बोली, बहू मैं उन सास में से नहीं हूँ जो बहुओं को नौकरानी समझती हैं। मैं तो अपनी बहू के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहती हूँ, ताकि मेरी बहू को कभी उसके मायके की याद ना आए। मैं चाहती हूँ कि तुम जिस तरह अपने मायके में कपड़े पहनती हो, उसी तरह तुम अपने ससुराल में भी पहनो। मैं नहीं कहूँगी कि तुम हमेशा साड़ी पहनकर रखो, हाँ मगर जब मेहमान आए तब तुम सलवार सूट पहनो। तुम अपनी नौकरी भी बरकरार रखो, मेरे बेटे से कदम मिलाकर चलो, हाँ मगर बड़ों की इज्जत करना कभी मत भूलो। मैं नहीं कहूँगी कि तुम सुबह 6 बजे उठकर रसोई संभालो, हाँ मगर अपने काम के प्रति सजग रहो। बस बहू से मेरी यही अपेक्षाएं हैं। रचना को अपनी सास विमला जी की बातें बहुत पसंद आई और वह उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, मम्मी जी आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, अब मैं खुशी से वापस घर जा पाऊंगी। विमला जी बहू के सर पर हाथ रखते हुए बोली, और हाँ बहू मुझे बीच बीच में घुमाना और मूवी दिखाना मत भूलना। और दोनों सास बहू हंस पड़ी। रचना ने घर आकर जब अपनी माँ और बहन को यह सारी बातें बताई तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई। थोड़े महीनों में रचना ससुराल में बहू बनकर आ गई। दिल में डर, हाथों में कंपन लिए रचना पहले दिन रसोई में पहुंची और विमला जी से बोली, मम्मी जी मैं चाय बना देती हूँ। विमला जी बोली, बिल्कुल नहीं। रचना का दिल डर के मारे थम सा गया। उतने में विमला जी बोली, आज मेरी बहू का पहला दिन है, रसोई में आटे का शीरा बना दो। बोलकर मुस्कुरा दी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी शीरा बनाने में, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। यह सुनकर रचना की जान में जान आई। दिन बाद विमला जी ने रचना से कहा, तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना करो बहू। रचना खुश हो गई। धीरे धीरे वह ससुराल में रचने बसने लगी। रोज जॉब पर से थक कर आती, तब सासू माँ के हाथों का बना खाकर उसका दिल खुश हो जाता और वह समझ चुकी थी कि सब सांसें एक जैसी नहीं होती। राघव जैसा पति और विमला जी जैसी सास किस्मत से मिलते हैं। फोन पर रचना ने अपनी माँ से कहा, मालती जी को भी मन में यही चिंता थी कि पहली बेटी रश्मि तो अपनी जिंदगी में सुखी नहीं है, कम से कम दूसरी बेटी तो खुश रहे। रचना की दीदी रश्मि भी रचना को खुश देखकर बहुत खुश थी। रचना के मायके में गणपति को घर लाने पर सत्यनारायण की पूजा रखी गई थी, जिसमें रचना और रश्मि के ससुराल वाले भी आए थे। रश्मि की सास वहाँ भी मुंह चिढ़ाए बैठी थी और रचना की सास उत्साहपूर्वक रचना के मायके वालों का काम में हाथ बटा रही थी। दोनों की सासों में जमीन आसमान का फर्क था। रचना को अपनी सास पर गर्व था और वहीं रश्मि को अपनी सास पर अफसोस। रश्मि घर आकर विनय से बोली,
मुन्ना बड़ा हो गया है, मैं वापस नौकरी करना चाहती हूँ। इस बार विनय ने रश्मि का साथ दिया और अपनी माँ कंचन जी की इच्छा के विपरीत जाकर रश्मि को नौकरी करने की इजाज़त दी। मुन्ने के लिए एक मेड रख दी जो सास कंचन जी की नज़रों के सामने मुन्ने को पूरे दिन संभालती। रश्मि ने भी अपनी खुशियों की चाबी ढूंढना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज भी बहुत से घरों में आपको यह देखने मिल जाएगा। हर सास एक सी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि किसी एक की सास अपनी बहू के साथ दुर्व्यवहार करती है तो दूसरी भी यही करे। सास तो बस नाम से ही बदनाम है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।